जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग शिवाजी के प्रशासन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि शिवाजी का जन्म कहाँ होता है और वो किस प्रकार से और किस किस समय पे कितने किलो को विजिट किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीएसएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शिवाजी का जो प्रशासन नीति बहुत ही कुशल था। इसी के दम पर उन्होंने मुगलों को और कुछ समय तक अंग्रेजों को भी पछाड़ते हुए भारत में भगवा का परचम एकदम चरम पर पहुंचा देते हैं। तो समझते हैं कि शिवाजी का प्रशासन क्या होता है। देखिए, यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन की बात की गई है। शिवाजी के प्रशासनिक मॉडल का आधार कौटिल्य एवं शुक्राचार्य की प्रशासनिक नीति थी। देखिए, जो कौटिल्य का प्रशासन नीति था, जो शुक्राचार्य की प्रशासन नीति थी, इसी को आधार मान के शिवाजी ने अपना प्रशासन चलाया था। यदुनाथ सरकार ने इस मॉडल को मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना माना है। यदुनाथ सरकार, इनका कथन क्या है? इनका कथन यह है कि मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना है। इनके प्रशासन में अष्टप्रधान का प्रमुख योगदान होता है। क्या होते हैं अष्टप्रधान? इसमें कौन कौन से पद थे? तो चलिए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया पेशवा। प्रधानमंत्री, पंत प्रधान या उपराजा था। जो पेशवा होते थे ये प्रमुख हुआ करते थे मराठा सत्ता में। इनका कार्यकाल हुजूर ए दफ्तर कहलाता था। देखिए, जो पेशवा ये प्रधानमंत्री होते थे, पंत प्रधान या फिर उपराजा होते थे, इनका जो कार्यकाल था इसे हुजूर ए दफ्तर कहते थे। राजा की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालक पेशवा हुआ करता था। शिवाजी का पेशवा मोरोपंत, इसका नाम मोरो त्रयंबक है ना, पिंगले था। अहमदनगर में पेशवा की एक खास उपाधि थी, है ना, जो अहमदनगर है इसमें पेशवा एक खास उपाधि हुआ करती थी। यहाँ कान्होजी नरसी और मलिक अंबर को पेशवा की उपाधि प्राप्त थी। तो बस आपको पेशवा के बारे में याद रखना है कि जब भी राजा का पद रिक्त होता तो पेशवा राजा का कार्य किया करता था। शिवाजी के जो पेशवा थे इनका नाम था मोरोपंत पिंगले, है ना। और अहमदनगर की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे कान्होजी नरसी और मलिक अंबर ये दोनों पेशवा पद प्राप्त किए थे। दूसरा है मजूमदार या फिर इसे अमात्य भी कहा जाता था। ये राजा का वित्त मंत्री होता था। वित्त मंत्री मतलब वित्त विभाग का देखरेख करता था। राजस्व विभाग का अधीक्षक यही होता था। देखिए, वित्त मंत्री है, राजस्व विभाग का अधीक्षक है। राजस्व विभाग का मतलब जितनी भी भूमि प्रणाली है ना, भू टैक्स है, ये सब इसी के अधीन होने वाले। इस पद पर शिवाजी ने नीरो नीलकंठ, देखिए नीरो नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ की नियुक्ति की थी। तो मजूमदार कौन होता था? नीरो नीलकंठ या फिर रामचंद्र नीलकंठ, इसकी नियुक्ति की गई थी। अगला यहाँ पर दिया सुरुनबीस, है ना। सुरुनबीस या फिर इसे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सचिव या फिर चिटनीस भी नाम दिया जाता था। तो सुरुनवीर, सचिव या चिटनीस है। यह शाही पत्र व्यवहार हेतु जिम्मेदार था। जो शाही पत्र व्यवहार होता था मतलब जो बातचीत करने का तरीका था पत्र के माध्यम से एक दूसरे से, इसके लिए जिम्मेदार था। अन्नाजी दंतोपंत इस पद पर नियुक्त हुआ था। तो अन्नाजी दंतोपंत ये चिटनीस था या फिर क्या था? सचिव पद पर था। दोस्तों, आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और उस समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, आपको सिंपली ज्ञान सर लिखने, जैसे आप लिखेंगे 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, चिटनीस के बाद जो अगला अष्टप्रधान है ये कौन है? दबीर या फिर इसे सुमंत भी कहा जाता था। विदेश या राष्ट्र मंत्री होता था। ये क्या होता था? विदेश मंत्री या फिर राष्ट्र मंत्री। विदेश मंत्री मतलब अगर दूसरे देश से बातचीत कर रहे हैं, फिर राष्ट्र मंत्री मतलब अपने राष्ट्र में कोई वार्तालाप करनी है तो दबीर इसका देखरेख करता था। शिवाजी का जो दबीर है ये रामचंद्र पंत या फिर जिसे जनार्दन पंडित की संज्ञा दी जाती है ये है ना। सर ए नौबत ये सेनापति था। शिवाजी ने इस पद पर हम्बीर राव मोहिते की नियुक्ति की थी। तो सेनापति कौन था? हम्बीर राव मोहिते। आगे है वाक्यानविश या फिर मंत्री। राजा की प्रतिदिन की गतिविधियां एवं दरबार की घटनाओं का विवरण लिखता था।
प्रतिदिन की जो घटना होने वाली जो गतिविधि है और दरबार की जो एक एक बात है उसको लिखा करता था। यही गुप्तचरों का प्रमुख भी होता था। तो वाक्यानविश ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। दत्ताजी त्रयंबक वाक्यानविश थे। तो दत्ताजी त्रयंबक ये क्या थे? वाक्यानविश थे, है ना। पंडित राव या फिर दानाध्यक्ष, है ना, इस पद पर रघुनाथ राव पंडित की नियुक्ति हुई थी। दानाध्यक्ष जो थे इस पे किसकी नियुक्ति हुई है? रघुनाथ राव पंडित। आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान में अगला पद जो है ये न्यायाधीश का है। न्यायाधीश पद पर थे निराजी राव जी, ये मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो यहाँ पे अष्टप्रधान के बारे में हम लोगों ने देख लिया और मुख्य रूप से ये समझा कि शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान कौन कौन थे। अब आगे दिया भू राजस्व प्रणाली, है या फिर भू राजस्व व्यवस्था। तो शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ना। रैयतवाड़ी को विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब। यह व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था से प्रभावित थी। देखिए ये व्यवस्था किससे प्रभावित थी? मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था से। शिवाजी ने मराठी टोडरमल के नाम से विख्यात अन्नाजी दत्तों के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण कराया। यह प्रक्रिया 1679 ईस्वी में पूरी हुई। देखिए जो मराठी टोडरमल मुगल काल में आता था, है ना। तो जो मराठी टोडरमल है ये अन्नाजी दत्तों को कहा जाता था, मतलब इसकी संज्ञा दी जाती थी, है ना। इनसे भूमि सर्वेक्षण कराया गया जो कि 1679 ईस्वी में पूरी होती। काठी की बात करेंगे। भूमि की पैमाइश हेतु रस्सी के स्थान पर काठी मतलब मानक छड़ी का प्रयोग किया गया। 20 काठी बराबर होता था 1 बीघा तथा 120 काठी बराबर होता था 1 चावर, है ना। देखिए क्या होता था? काठी ये भूमि पैमाइश के लिए एक प्रणाली है ना। पहले रस्सी का प्रयोग होता था, इसको हटा करके एक लकड़ी का, आपने ऐसे गांव में देखा होगा आज भी लठ या फिर लट्ठा सुनने के लिए आता है, तो मानक छड़ी का प्रयोग किया गया। जो 20 काठी है ना, ये 1 बीघा के बराबर होता था और 120 बीघा जो है ये किसके बराबर होता था? 1 चावर के बराबर। अगाऊ की बात करेंगे। राज्य कृषकों को बीज एवं मवेशी खरीदने हेतु अगाऊ ऋण देता था। अगाऊ एक प्रकार का ऋण हुआ करता था जो बीज खरीदने के लिए या मवेशी खरीदने के लिए उनको मिला करता था। आगे पटेल एवं कुलकर्णी। पटेल भू राजस्व वसूला करता। जो पटेल होते थे ये इनका काम था भू राजस्व वसूलना। यह पद वंशानुगत होता एवं हस्तांतरणी एवं क्रय विक्रय से मुक्त था। मतलब ये वंशानुगत नहीं होता है ना, हस्तांतरणी नहीं होता है और क्रय विक्रय से नहीं होता है ना। कुलकर्णी मराठा गांवों का लेखपाल होता था। जो मराठा गांव होते थे वहाँ के जो लेखपाल होते थे उनको कुलकर्णी कहते थे। भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करना इनका प्रमुख कार्य होता था। 12 अलूटे एवं 12 बलूटे ये ग्रामीण सेवक थे। देखिए ग्रामीण सेवक अलूटे और बलूटे ये ग्रामीण के सेवक हुआ करते थे। भू राजस्व कर नगद या फिर किसी वस्तु के रूप में दिया जा सकता था। पहले शिवाजी ने 1/3 मतलब 33% लिया और बाद में इसे बढ़ा करके 40% कर दिया जाता है। तो भू राजस्व कर या तो आप नगद चुका सकते थे या फिर कोई वस्तु भी दे सकते थे। पहले 33% था, बाद में 40% कर दिया गया। हालांकि वृद्धि करते समय उसने 40 प्रकार के स्थानीय करों को भी हटा दिया था। देखिए जब ये 40% किया गया ना, तो इसमें क्या किया गया कि जो 40 प्रकार के अन्य छोटे मोटे कर थे इनको यहाँ से हटा दिया गया, ताकि टैक्स भले एक बार लिया जाएगा, ज़्यादा लिया जाएगा लेकिन कम लिया जाएगा। शिवाजी के राजस्व प्रशासन की सर्वाधिक आलोचना फ्रायर ने की है। तो सबसे ज्यादा आलोचना किसने किया? ये फ्रायर ने की है ना। आगे इनके अनुसार राज्य के कर्मचारी कृषकों से रुपए ऐंठते थे और जुल्म उठाते थे। देखिए फ्रायर का कहना है कि जो राज्य के कर्मचारी होते थे ये क्या करते थे? कृषकों से रुपए लेते थे और साथ ही साथ उन पर जुल्म करते थे। हालांकि उनका यह मत सत्य नहीं है। शिवाजी भूमि के पुश्तैनी अधिकारी मिरासदारों की कड़ी निगरानी रखते थे। देखिए जो जिनका कथन है ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शिवाजी क्या करते थे, जो पुश्तैनी अधिकारी थे यहाँ पे मिरासदार और इन पर कड़ी नजर रखते थे। शिवाजी को भू राजस्व से ज्यादा आय नहीं होती थी। उनकी आय का मुख्य स्रोत चौथ एवं सरदेशमुखी था। चौथ और सरदेशमुखी एक विशेष प्रकार का टैक्स होता था जिससे ये क्या होता है, मतलब इससे अपना आय बनाया करते थे। आगे चौथ इसे खानदानी भी कहा जाता है। जो चौथ है इसे खानदानी भी कहते हैं, है ना। जो भी राज्य अपनी आय का 1/4 भाग देता था वो मराठा लूटमार से मुक्ति मिलती। जैसे मराठा क्या करते थे, दूसरे राज्यों पे हमला करते थे। अगर आपको हमले से बचना है तो फिर आप चौथ दीजिए, आपके राज्य में जो भी टैक्स है उसका 1/4 मराठाओं को दीजिए। इतिहासकार रानाडे ने चौथ की तुलना वेलेस्ली की सहायक संधि से किया। जैसे वेलेस्ली ने सहायक संधि लगाया था वैसे ये माना गया कि चौथ भी यही होता था। जिन क्षेत्रों से चौथ वसूली जाती थी वे मुगलई कहलाते थे। चौथ कोई नई चीज़ नहीं थी क्योंकि गुजरात के जमींदार ऐसे ही राजस्व को 1/4 के रूप में बंट की वसूली करते थे। कालांतर में सिखों ने राखी प्रणाली मतलब रक्षित गांव के तहत इसे अपनाया। जो सिख थे वो भी चौथ लेते थे, राखी प्रणाली कहते थे इसे, है ना। अब सरदेशमुखी क्या है? यह किसी प्रांत की सामान आबादी पर इस प्रतीक के रूप में लगाई जाती थी। शिवाजी ने उनका सरदेशमुख मतलब अधिराज है यह 10% होता था। तो जो सरदेशमुखी ये 10% टैक्स हुआ करता था और चौथ 1/4 हुआ करता था। अब आगे यहाँ पर दिया सैन्य प्रशासन। तो शिवाजी के सैन्य प्रशासन में तो दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना,
है, सब सम्मिलित होते हैं। अब एक एक करके हम लोग आगे समझेंगे कि सैन्य प्रशासन इनका किस प्रकार से होता है और फिर आगे देखेंगे अगली क्लास में। या चलिए सैन्य प्रशासन को यहीं देख लेते हैं, है ना। देखिए सैन्य प्रशासन में क्या, देखिए दुर्ग है ना, तोपखाना है, नौसेना है और घुड़सवार है। दुर्ग क्या होता है, देखिए सैन्य प्रशासन में दुर्गों का काफी महत्व था, है ना। दुर्ग का मतलब से किला होता है, उसकी किलेबंदी की जाती है, वही बात। हवलदार की बात करें कि किले की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व इसी का होता था। यह मराठा जाति का होता था, जो मराठा जाति के होते थे वो हवलदार बनते थे। सूबेदार यह किले के नागरिक प्रशासन का कार्य देखता था, यह ब्राह्मण जाति का होता था। जो सूबेदार होते थे ब्राह्मण जाति के हुआ करते थे। आगे है कारकुन, यह किले के गोदाम का अधिकारी होता था, जो कायस्थ जाति का, मतलब जो कायस्थ जाति के होते थे इन्हें कारकुन पद दिया जाता था। आगे यहाँ पर दिया तोपखाना, शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें हुआ करते थे। अश्वरोही सेना, शिवाजी ने अश्वरोही सेना का संगठन को पागा कहा जाता था। इसमें 2 प्रकार के सैनिक होते थे, बरगीर, इन्हें शस्त्र प्रदान द्वारा युद्ध के समय दिया जाता था, और दूसरा सिलेदार या फिर सिलहदार, ये सशस्त्र सैनिक होते थे। देखिए जो बरगीर होते थे इन्हें ये तभी शस्त्र मिलते थे जब युद्ध होता था, बाकी सिलेदार को हमेशा दिया जाता था। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था, बस इतना आपको याद रखना है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं। तो ये छोटी सी क्लास रही, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के क्लास लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।